जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पायनियर फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के विकास में किसानों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। कोरोना संकट में भी किसानों ने ही अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की थी। किसानों की ही मेहनत का नतीजा है कि आज दूसरे देशों में अनाज, फसल, फल और सब्जियां निर्यात की जा रही हैं। जाहिर है कि किसान अपना खून पसीना एक करके मेहनत से अनाज, फल फूल और सब्जियां उगाते हैं, लेकिन कई बार बाज़ार में उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में आज के समय में अगर किसान अकेले अकेले खेती न करके मिलकर, ग्रुप बनाकर या समूह बनाकर कलेक्टिवली खेती करें तो खेती से संबंधित बहुत सी समस्याएं तो उनकी दूर होंगी ही, साथ ही बाज़ार में किसानों की स्थिति मजबूत होगी और किसान अपने प्रोडक्ट का रेट खुद तय करने की स्थिति में होंगे। इसी दिशा में सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और वह योजना है FPO। FPO क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं और इसके क्या लाभ हो सकते हैं, आज मैं इसी विषय पर आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा और FPO बनाने के लिए क्या प्रोसेस है उसकी भी पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यदि आप किसान FPO योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं यह FPO है क्या। FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो किसान उत्पादक संगठन। दोस्तों, FPO किसानों द्वारा बनाया गया एक स्वयं सहायता समूह होता है जिसके सदस्य सिर्फ और सिर्फ किसान हो सकते हैं, जो किसानों के हित में कार्य करता है और कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। FPO एक ऐसी व्यवस्था है जिससे जुड़कर किसान निश्चिंत होकर कृषि कार्यों के साथ साथ अपने हितों की रक्षा भी कर पाते हैं। ये FPO बाज़ार में मोल भाव के वक्त किसानों के हित में पूरी ताकत के साथ खड़ा रहता है। FPO से जुड़ने पर छोटे किसानों को अपनी पैदावार का अच्छा रेट मिल जाता है और किसानों की आजीविका में भी सुधार होता है। FPO योजना का मुख्य उद्देश्य है एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना और इसके ज़रिए से किसानों की आय में वृद्धि करना और किसानों के हित में कार्य करना। अब एक नज़र सरकार की FPO योजना की विशेषताओं पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों, सरकार ने 10,000 नए FPO बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए साल 2024 तक औसतन 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और हर FPO से जुड़े हुए किसानों को 5 साल के लिए सरकारी समर्थन भी दिया जाएगा। FPO को चलाने के लिए SFAC यानी स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चरल कंसोर्टियम, जिसे आप हिंदी में लघु किसान व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं, इसके ज़रिए 15 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इस सहायता की पूरी राशि 3 सालों में मिलेगी। इस योजना के तहत FPO को वो सारे फ़ायदे मिलेंगे जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिलते हैं, क्योंकि इस योजना का मकसद किसी बिजनेस के बराबर ही खेती से मुनाफा हासिल करना है और देश में खेती का विस्तार करके किसानों के आर्थिक हालातों को भी बेहतर बनाना है। दोस्तों, यहाँ यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि FPO कैसे और क्या कार्य करता है और इससे जुड़ने वाले किसानों को क्या फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, FPO को चलाने वाले उस FPO के किसान ही होते हैं जिनके बीच FPO की सारी जिम्मेदारियां आपस में बांट ली जाती हैं। FPO को चलाने के लिए इसके बोर्ड में 10 किसानों को शामिल करना ज़रूरी है। FPO अपने किसानों को उन्नत प्रजाति के बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और कृषि उपकरण वगैरह तो उपलब्ध करवाता ही है, साथ ही किसानों को ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, सस्ती ब्याज दरों पर लोन, उनकी उपज के लिए मार्केट की सुविधा और तकनीकी मदद भी उपलब्ध करवाता है। साथ ही FPO बिक्री के दौरान पैदावार की प्रोसेसिंग,
पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन में भी किसानों की मदद करता है, जिससे बिचौलियों द्वारा होने वाले किसानों के शोषण पर भी रोक लगती है। एफपीओ से जुड़ने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा किसानों को यह भी होता है कि उन्हें अपने किए हुए उत्पादन का अच्छा दाम बाज़ार में मिलता है और किसान अपने किए हुए उत्पादन का दाम स्वयं निर्धारित करने की स्थिति में रहते हैं। सरकार भी एफपीओ को एसएफएसी यानी स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चरल कंसोर्टियम के माध्यम से शुरू में एफपीओ को चलाने के लिए 15 लाख रुपए तक दे रही है। किसान अपनी फसल के लिए यदि कोई प्रोसेसिंग यूनिट या स्टोरेज आदि खोलना चाहते हैं तो वो भी इस रकम का फ़ायदा उठा सकते हैं। एफपीओ के फ़ायदे तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह होते हैं, लेकिन उसकी पावर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको एफपीओ बनाने के लिए क्या करना होगा और उसका क्या प्रोसेस है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बता सकूं। अगर आप और आपके गांव के किसान आपस में मिलकर एक एफपीओ बनाना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस बहुत आसान है। आपको अपने एफपीओ का एक नाम रखकर उसे कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर करवाना होगा, लेकिन इसके लिए आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एफपीओ से जुड़ने वाले सभी सदस्य भारत के नागरिक हों और किसान हों, यानी उनके पास अपनी खेती की ज़मीन होनी चाहिए, फिर चाहे वो ज़मीन कितनी भी कम क्यों ना हो। मैदानी क्षेत्र के एफपीओ में 300 सदस्य तक हो सकते हैं और पहाड़ी क्षेत्र में एक एफपीओ में 100 सदस्य तक हो सकते हैं। कंपनी एक्ट के तहत एफपीओ का गठन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। कंपनी की ही तरह एफपीओ में भी आपका एक मैनेजमेंट बोर्ड होता है, जिसके गठन के लिए आपको कम से कम 10 किसानों की आवश्यकता होगी। इन 10 किसानों में 5 डायरेक्टर होंगे और 5 एडिशनल डायरेक्टर बनाए जाएंगे। 5 डायरेक्टर्स में से कम 2 और अधिक से अधिक 3 सिग्नेटरी होंगे, जिनके पास एफपीओ के स्तर पर होने वाले तमाम लेन देन का अधिकार होगा। अब बात कर लेते हैं कि कागज़ कौन कौन से चाहिए। दोस्तों, एफपीओ के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के जो भी 10 सदस्य आपने चुने हैं, उन सभी के आपको जिन कागज़ों की ज़रूरत होगी वो सुन लीजिए। सबके पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक के फ्रंट पेज की 7 दिन के अंदर की अपडेटेड कॉपी, 10 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, सबके किसान प्रूफ यानी खसरा खतौनी की कॉपी और एफपीओ के लिए आपने जो भी ऑफिस निर्धारित किया है उसकी लेटेस्ट बिजली बिल की कॉपी। ज़मीन अगर आपके नाम नहीं है, यानी मान लीजिए कि आपके पिता के नाम पर है, तो खसरा खतौनी के साथ परिवार रजिस्टर की कॉपी भी चाहिए होगी। इसके अलावा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी अधिकारी एफपीओ से जुड़ने वाले कम से कम 100 किसानों की लिस्ट उनके किसान प्रूफ केवाईसी के साथ मांग सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि कंप्यूटर से एक्सेल शीट पर ही एक लिस्ट बनाकर उसके प्रिंट की कॉपी दी जा सकती है। अब आप सोचेंगे कि डॉक्यूमेंट्स तो जमा हो गए, अब क्या करें? तो दोस्तों, ये जान लीजिए कि एफपीओ बनाने की जिम्मेदारी सरकार ने बहुत से विभागों को दे रखी है, लेकिन सारे विभागों से आपका आवेदन अप्रूवल के लिए अंततः जिस विभाग के पास आएगा, मैं सीधे ही आपको उसके बारे में बता देता हूँ, ताकि आप सबसे पहले सीधे उन्हीं के पास जाएं, और वो है कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर यानी उप कृषि निदेशक। इनका कार्यालय हर ज़िले में होता है। इसके अतिरिक्त आप किसी बड़े एनजीओ या बड़े एफपीओ से भी संपर्क कर सकते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा एफपीओ के गठन के लिए नियुक्त किया गया हो। इसके अलावा आप डीडीएम यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर नाबार्ड को भी संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी ज़िले में नाबार्ड का ऑफिस नहीं है तो डीडीएम आपको डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग के ऑफिस में ही मिल जाएगा। इसके अलावा एफपीओ का गठन का दायित्व भूमि संरक्षण विभाग यानी सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट और उद्यान विभाग यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास भी है। लेकिन आप इन सभी में से जिस अथॉरिटी को भी आवेदन करेंगे, अंततः वो अप्रूवल के लिए डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग के पास ही पहुंचेगा।
आपके आवेदन करने के बाद जिम्मेदार अधिकारी आपसे खुद संपर्क कर लेंगे। सामान्यतः आवेदन के 30 से 45 दिन के अंदर यानी 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके एफपीओ का सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा, जिसके उपरांत 1 हफ्ते के अंदर आपको बैंक में एफपीओ का करंट अकाउंट खुलवाना होगा। दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी एक बात यह है कि आवेदन के बाद आपको कुछ नहीं करना है। सारा काम सरकारी विभाग या एफपीओ के गठन के लिए नियुक्त की गई एजेंसी खुद करती है। एफपीओ का गठन हो जाने के बाद आपका एफपीओ डीएलसी यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का मेंबर हो जाता है। इस कमेटी का प्रेसिडेंट सीडीओ यानी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता है और सचिव डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग होता है और 14 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स इसके मेंबर होते हैं। डीएलसी की मीटिंग हर 60 से 90 दिन पर होती है और इस मीटिंग में आपके एफपीओ को सरकार की सारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाता है ताकि आप एफपीओ के द्वारा उन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट enam.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको एफपीओ के विकल्प पर क्लिक करना होगा और बाकी की प्रक्रिया वहीं से पूरी करनी होगी। दोस्तों, एफपीओ के गठन के साथ और गठन के बाद जो भी किसान एफपीओ से जुड़ते हैं उनकी एफपीओ में हिस्सेदारी होती है और वो उसके शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। इस प्रकार किसानों को एफपीओ के माध्यम से जो सुविधाएं मिलती हैं वो तो अलग हैं, लेकिन अगर एफपीओ को मुनाफा होता है तो उस मुनाफे में भी किसानों की बराबर की हिस्सेदारी रहती है। इसके अलावा एफपीओ को सरकार से अलग अलग योजनाओं के तहत पैसा लेने के लिए नाबार्ड कंसल्टेंसी रेटिंग की आवश्यकता होती है। नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज एफपीओ की निगरानी करती हैं, जिसमें यह देखा जाता है कि एफपीओ के ज़रिए कितने किसानों को क्या क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, बाज़ार में किसानों की पहुंच को किस प्रकार आसान बनाया जा रहा है, कागज़ी कामों को किस प्रकार निपटाया जाता है, किसानों को सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध हो रहा है या नहीं। इन सभी बातों की जांच करके एफपीओ को रेटिंग दी जाती है, जिसके बाद एफपीओ के पास सरकार द्वारा जारी आर्थिक अनुदान पहुंचना शुरू होता है। तो दोस्तों, ये थी आज एफपीओ के बारे में पूरी जानकारी। यदि एफपीओ से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न या विचार हो या इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।